ओके, नाउ क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, क्रॉप की वैरायटीज और उनके अंदर हम इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब सबसे जरूरी क्या है, ये वाला टॉपिक हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्यों है, क्योंकि हमें क्रॉप का क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। सीधी सी बात है, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है सो कहीं ना कहीं हमें क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा कहीं तभी ही कहीं ना कहीं जाके हमारे जो लोगों की नीड्स है वो भी पूरी होगी और वो क्रॉप भी बहुत सस्ते में हमें मिल पाएगा। सो इट इज एन प्रैक्टिस which is carried out by the farmers to increase crop production। प्रैक्टिस को डिफरेंट टेक्निक्स को फार्मर्स उनका यूज करके क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। द डिफरेंट प्रैक्टिस आर ठीक है। अब देखो, आपको पता है क्रॉप जो प्लांट जो ग्रो हो रहा है उसे भी क्या चाहिए रहते हैं, न्यूट्रिशन चाहिए रहते हैं और उन्हीं न्यूट्रिशंस की मदद से प्लांट ग्रो कर पाता है। तो सबसे पहले प्लांट के लिए क्या जरूरी है, क्या मैनेजमेंट करना, न्यूट्रिशंस का मैनेजमेंट करना। सो फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ठीक है, कि प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो उसके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर उसके पास नहीं भी है तो उसे हमें अवेलेबल करवाना। सो फर्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन। सेकंड थिंग वाटर। आपको पता है कि हमारी कंट्री में बारिश का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है तो कभी बहुत कम होती है। तो उसके लिए हमें हमारे कंट्री में एक सिस्टम यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन सिस्टम। थ्रू इरिगेशन सिस्टम हम क्या कर सकते हैं, फार्मर्स को जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है वो वाटर की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड यहाँ पर क्या किया गया, लिया गया पॉइंट, क्रॉप का पैटर्न। ठीक है, कि क्रॉप को कब और कैसे ग्रो करना है। कई बार क्या होता है, अगर आप सर्दी में समर सीजन का क्रॉप ग्रो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रो होगा नहीं। समर में विंटर का क्रॉप ग्रो करोगे तो वो नहीं होगा। सो ऐसे ही क्रॉप पैटर्न जानना जरूरी है। और दूसरा क्रॉप पैटर्न क्या होता है कि आप एक ही साथ अपने लैंड में फार्मर्स दो क्रॉप को साथ में ग्रो कर सकते हैं। सो वो एक पैटर्न बनाता है, अच्छे से काफी लंबा चौड़ा उस पर डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, बट आगे चल के अभी सिर्फ हमें क्या याद रखना है, क्रॉपिंग पैटर्न। क्या कहते हैं उसे, क्रॉप का पैटर्निंग करना, पैटर्न वाइज उसे ग्रो करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप पैटर्न कहते हैं। और इसी के थ्रू हम क्रॉप को क्या करवाते हैं, अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। सो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न, इन तीनों मेथड्स का हम यूज करके या इन तीनों की प्रैक्टिस का यूज करके हम क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम इन तीनों पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम न्यूट्रिशन में, देन इरिगेशन एंड थर्ड क्रॉपिंग पैटर्न में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके ओके, नाउ सी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। जैसे हमको या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबको क्या रहती है, न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए रहते हैं और उन्हीं न्यूट्रिशन की वजह से ही प्लांट ग्रो कर पाता है। और न्यूट्रिशन में क्या आते हैं, एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनको प्लांट की जरूरत होती है। मींस लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, plants also need elements for growth। मतलब प्लांट को भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, एलिमेंट्स की जरूरत होती है जिससे वो ग्रोथ करता है। और ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। These elements are called nutrients। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं,
न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब जो प्लांट है उनको न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के 3 मीडियम होते हैं, ठीक है, एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है, हवा से, पानी से और सॉइल में से ही अपने न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। एयर और वाटर से उन्हें बहुत कम न्यूट्रिशन ऑब्टेन होते हैं, सॉइल में से उन्हें टोटल 13 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन होते हैं। कौन से होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनको एयर में से कौन से ऑब्टेन होते हैं। अब आपको पता है एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन्हें कौन सा एलिमेंट एयर से ऑब्टेन होता है, ऑक्सीजन और कार्बन, ये दोनों उन्हें कहां से ऑब्टेन होते हैं, एयर में से। देन आफ्टर वाटर, वाटर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, H2O, तो वाटर से हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन इनको ऑब्टेन होते हुए देखने मिलेगा। नाउ सॉइल, सॉइल में से टोटल उन्हें 13 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन होते हैं, जिसमें से 6 न्यूट्रिशन जो होते हैं उन्हें मैक्रो कहा जाता है, मींस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और 7 माइक्रो होते हैं। अब मैक्रो मींस ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको प्लांट को ज्यादा अमाउंट में जरूरत है, और माइक्रो मींस ऐसे न्यूट्रिशन जिनकी नीड प्लांट को छोटे अमाउंट में है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज माइक्रो। और जिनकी ज्यादा अमाउंट में है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मैक्रो में 6 टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं, मतलब 6 एलिमेंट्स आते हैं, और माइक्रो में टोटल 7 न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेंगे। अब मैक्रो में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। देखो ये जो सारे न्यूट्रिशन है ये डायरेक्टली प्लांट को कहां से ऑब्टेन होते हैं, फ्रॉम द सॉइल, आपको उनको ऑब्टेन होते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, 1 2 3 4 5, ओके, एंड देन आफ्टर मैग्नीशियम आपको देखने को मिलेगा। Means these are the 6 nutrition which plant get from the soil. Okay, then after second आपको कौन सा देखने को मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट को कम अमाउंट में जरूरत होती है, मतलब जरूरत तो है बट इन अ स्मॉल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन आता है, आयरन, मैग्नीसाइज, कॉपर, जिंक, ओके, नंबर 4, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ओके, ये 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो प्लांट को सॉइल में से मिलते हैं इन द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर्म। माइक्रो मीन जिनकी अमाउंट हमें कम चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, चलो एयर और वाटर से तो न्यूट्रिशन उन्हें इजीली मिल जाएंगे, एयर भी उनके सराउंडिंग है, वाटर भी उनके सराउंडिंग है, बट अगर एक बाय चांस जो उन्हें न्यूट्रिशन सॉइल में से चाहिए उनमें से अगर ये कोई भी एक मिसिंग होगा तो प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आपको देखने को मिलेंगे, और उन्हीं डिजीज को यहाँ पर रोकना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर वो डिजीज प्लांट के अंदर होगा तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन में नुकसान होगा। सो इसीलिए अगर इफ इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर नहीं है तो वो न्यूट्रिशन हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि प्लांट के अंदर वो न्यूट्रिशन है या नहीं है। तो उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, फार्मर्स अपनी सॉइल को ले जाते हैं और लैब में उसको चेक करवाते हैं, ठीक है। लैब में चेक होने के बाद उसका टेस्टिंग होता है और उसके बाद उनमें से उनको पता चलता है
कि सॉइल के अंदर कौन से न्यूट्रिशन है और कौन से नहीं है। वो क्या करते हैं, अपनी खेत की मतलब अपने लैंड की थोड़ी सी सॉइल लेके वो लैब में जाते हैं और वहां उसका टेस्टिंग करवाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि हाँ इनके अंदर ये वाले न्यूट्रिशन नहीं है, तो उसी लैब में से उन्हें वो न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है। अब जो मैन्योर होता है ना वो ऑर्गेनिक होता है, मतलब वो गाय के गोबर में से, बायोगैस में से न्यूट्रिशन वाले होते हैं। और फर्टिलाइजर होता है वो प्योरली केमिकल होता है। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अभी हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। बट ये दोनों क्या होते हैं, इनको डालने से प्लांट के अंदर जो भी सॉइल मतलब प्लांट के जो जहाँ प्लांट को ग्रो करना है उस सॉइल में जो भी न्यूट्रिशन की कमी है वो ये दोनों पूरी कर देते हैं और उससे प्लांट को वो न्यूट्रिशन मिल जाते हैं जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है। सो बाय यूजिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, और हमारा यहाँ पर क्रॉप का वेस्टेज भी बहुत कम होगा। ओके, यहाँ तक पता चला। ओके, अब टू इंक्रीज द फील्ड मतलब अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं। किस फॉर्म में? मैन्योर और फर्टिलाइजर के फॉर्म में। ये हमने आगे देखा। ठीक है। मैन्योर जो सोर्स है इट इज एन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है। मैन्योर इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब यहाँ पर जो भी सारी चीजें वो ऑर्गेनिक है, मतलब नेचुरल वे से प्लांट को ग्रो करने की ट्राई करते हैं। प्लांट में जो भी न्यूट्रिशन नहीं है उन्हें नेचुरल तरीके से ग्रो करने की ट्राई करें। बट हाँ, मैन्योर सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन दे सकता है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं दे सकता। इट सप्लाई द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल या इन द सॉइल। क्या करेगा? इट सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी of nutrients in the soil। वो सॉइल में क्या करेगा? छोटे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस देना स्टार्ट करेगा। मतलब जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर उनकी कमी होती है तो ये पूरा कर सकता है। अगर स्मॉल रेशियो में कमी हो तो ये प्रोवाइड कर सकता है। मैन्योर किससे बनाए जाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ एनिमल के एक्सिडरी वेस्ट से या प्लांट के वेस्ट मटेरियल से इन्हें बनाया जाता है। ठीक है। मैन्योर्स को इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सिडरी वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। ओके, किसमें से बनाया जाता है? एक्सिडरी वेस्ट में से बनाया जाता है और प्लांट वेस्ट में से आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। अब जो मैन्योर होते हैं ना उनके आपको कई सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे, मतलब वेरियस फॉर्म देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। मींस देयर आर द वेरियस फॉर्म ऑफ मैन्योर। ठीक है। क्योंकि मैन्योर का जो यूज है ना वो अलग अलग तरीके से है और काफी ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में उनका यूज है। एक ही मिनट। ओके, सो उनका हमें कई सारे फॉर्म्स देखने को मिलेंगे मैन्योर के। सबसे पहले आपको बताया गया है कंपोस्ट। अब यहां पर हमें क्या कहा गया है? द प्रोसेस इन विच एनिमल एक्सिडरी वेस्ट का यूज किया जाता है, जैसे काउ डंग, गाय का गोबर। ठीक है। आपके किचन का वेस्ट, मतलब जैसे आप वेजिटेबल्स में ऊपर की छिलके नहीं निकाल देते हो, उनके अंदर का न्यूट्रिशन। प्लांट्स का वेस्ट, फूड का वेस्ट। ठीक है। स्वेग वेस्ट, मतलब जो हमारे नाले और गटर के में जो वेस्ट होता है उनमें से, एक ही मिनट, उनमें से जो न्यूट्रिशन बनाए जाते हैं और डिकम्पोज किया के उसे हम क्या कहते हैं? मतलब उन्हें क्या किया जाता है? कंपोज किया जाता है। That's why it is known as a compost। ठीक है। The process in which, ठीक है,
यहाँ पर उनको अलग अलग में ऐसा नहीं गाय का गोबर सीधा लेके सॉइल में डाल देंगे तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उनको मतलब उनको लेके उनके अंदर के न्यूट्रिशन लिए जाते हैं, मतलब लेबोरेटरी में ये सब होता है और उसी लैब में से उन्हें वो सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच एनिमल वेस्ट, ठीक है, जैसे आप काउ डंग लिख सकते हो, फूड वेस्ट, ठीक है, आपके किचन का वेस्ट, या फिर सॉइल वेस्ट, और भी कई सारे टाइप के वेस्ट होते हैं एक्सेट्रा, उनको लेके आप क्या कर सकते हो, उनको लेके आप उनका डिकम्पोजेबल यूज करके क्या कर सकते हो, मतलब समझ लो कि ऐसा हो तो इन सबको लेके एक ही जगह पे डिकम्पोज कर दो और फिर उसमें से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करो, तो जिसे हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट। ठीक है, आर कंपोज्ड इन या आर डिकम्पोज्ड in pits is called the compost manure, उन्हें क्या कहा जाता है, कंपोस्ट मैन्योर कहा जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप का आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, यहां पर भी ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में यहाँ पर कौन से किसको यूज किया जाता है, अर्थवर्म को। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे फार्मर्स अपने खेतों में अर्थवर्म रखते हैं ताकि वो छोटे छोटे कीड़े खा सके और उनके यहाँ पर सॉइल अच्छी रहे। और जो अर्थवर्म का एक्सिडरी बेस होता है उसमें काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से प्लांट जो होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वेरी कंपोस्ट का यूज आपको देखने को मिलेगा। ये कंपोस्ट किससे बनता है, कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय अर्थवर्म होस्टिंग। ठीक है, अर्थवर्म को वहां पर छोड़ा जाता है और उनको रखा जाता है और उसी से हमें सारे न्यूट्रिशन ऑब्टेन होते हुए देखने को मिलेंगे। और इससे क्या होगा, और जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको भी अर्थवर्म डिकम्पोज करता है। अगर वो सॉइल पे कोई ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स मरे हुए उन्हें मिल जाए तो वो उन्हें खा लेता है और उनके जो न्यूट्रिशन है उनको अपने एक्सिलरी वेस्ट में सिंपल फॉर्म में निकालना स्टार्ट कर देता है, तो वो भी ऑब्टेन होंगे। द प्रोसेस ऑफ decomposition of plants and animals, ये आपको देखने को मिलेगा कि अर्थवर्म उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का भी काम करता है। दैट्स व्हाई ऐसे मैन्योर को हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी उन्हें कहा जाता है। ओके, देन आफ्टर थर्ड और सबसे सिंपल ग्रीन मैन्योर। ठीक है, प्लांट्स का ही यूज करके दूसरे प्लांट का यूज करके एक प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर कहते हैं। ठीक है, जैसे कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, जैसे सन है, गुआर एक्सेट्रा, ये खुद भी ग्रो होते हैं और दूसरे प्लांट को भी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इनको किसमें यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर में यूज करते हैं। और ये जो ग्रीन मैन्योर होते हैं इनके पास दो न्यूट्रिशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, कौन सा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस का अमाउंट इनके अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे देखो, द प्लांट्स लाइक सन and guar etc. are used as ग्रीन मैन्योर। इन्हें ग्रीन मैन्योर के तरीके से यूज किया जाता है। और ये क्या करते हैं, दे हैव न्यूट्रिएंट्स such as नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इनके पास सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन एंड
फॉस्फोरस आपको देखने को मिलेगा। ओके, समझ में आया? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते, ठीक है। ये कहां पर बनाए जाते हैं? फैक्ट्री में से बनाए जाते हैं, और किसमें से? केमिकल सब्सटेंस में से। मींस दे आर मेड इन फैक्ट्रीज एंड दे आर केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ओके, दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इनका यूज किया ना तो समझ लो 100% क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि ये केमिकल्स है, काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो जैसे हम उनको लेना चाहे ले सकते हैं। सो दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनके अंदर बहुत अच्छे खासे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब इनके अंदर आपको एक काफी अच्छा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फर्टिलाइजर होते हैं, प्लांट उन्हें इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वाटर में भी ये इजीली एब्जॉर्बेबल होते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू मैन्युअल। फर्टिलाइजर का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर इजीली एब्जॉर्ब बाय plants, and it is also easily absorbed by water, and it is costly, ठीक है। ये आपको क्या देखने को मिलेंगे? काफी ज्यादा कॉस्टली देखने को मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई हमें फर्टिलाइजर्स काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, प्रोडक्शन के अमाउंट को भी बढ़ाते हैं, बट जो इनकी प्राइस होती है वो हमें काफी ज्यादा हाई देखने को मिलती है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एग्जाम में फर्टिलाइजर और मैन्युअल का डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है। मैं अभी नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, आपको यूनिज्ञान में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्युअल में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों का यूज किस तरीके से किया जाता है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजर्स। ओके।